हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दिस इज़ 11th कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ गोइंग ऑन। फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर फर्स्ट चैप्टर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन। हम लोग सेकंड सेक्शन से स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया नेचर एंड द कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और आज का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस के अंदर हम बस केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही पढ़ते हैं, कंसीडर करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी देयर प्रॉफिट मोटिव। और इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। लेट अस सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इनके बीच में अंतर क्या है। देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ एक चार्ट दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है। पहले दिया हुआ मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी बिजनेस है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, बिजनेस के कई फॉर्म होते हैं, अभी आने वाले चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस के कई फॉर्म होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप भी एक बिज़नेस होता है, जॉइंट इनटू फैमिली एक बिज़नेस है, कंपनी जो है एक बिज़नेस का फॉर्म है। ठीक है, तो अगर हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, या फिर हम जो है जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस, तो इसके अंदर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ता है, तभी हम जो अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जो कंपनी एक्ट के जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस को फुलफ़िल करके हम जो है कंपनी के फॉर्मेशन हम करते हैं। उसी तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनरशिप एक्ट है, एक्ट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म को बनाने का, उसको हम फॉलो करते हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं और हम बिजनेस को जो स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशन के अंदर क्या है, प्रोफेशन मीन्स, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, एडवोकेट एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है इसके अंदर। मान लो MBBS की डिग्री है, 4 साल 5 साल का उसका कोर्स होता है, उसके बाद से आपको सर्टिफिकेट मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, और वो लाइफ टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आप यूज़ करके जो है अपने प्रोफेशन को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। जब भी एम्प्लॉयमेंट मीन्स नौकरी, मतलब हम किसी के अंडर में वर्क करते हैं, जो किसी के अंडर में वर्क करता है उसको हम एम्प्लॉयर बोलते हैं, और जिसके अंडर वर्क करते हैं उसको हम एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, जो हमको सर्विस, जो हमको नौकरी प्रोवाइड करता है उसको हम एम्प्लॉयर बोलते हैं, और जो नौकरी करता है उसको हम एम्प्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जब चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, जब हम जो है ज्वाइन करते हैं, कोई भी पोस्ट ज्वाइन करते हैं, तो हमको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जिसमें जो है एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, मतलब कंपनी के बीच में, और जो है जो कैंडिडेट है उसके बीच में एग्रीमेंट होता है। और वो एग्रीमेंट जो है अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर मेंशन किया गया होता है, और वो जो लाइफ टाइम जो है वो एम्प्लॉई और वो एम्प्लॉयर जो है उसको फॉलो करता है। तो ये हमारा हो गया मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट दिया हुआ है बेसिस, नेचर ऑफ वर्क। अब बिजनेस का क्या है, प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बिजनेस का मेन वर्क क्या, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है उसके वर्क का, कि वो गुड एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स। प्रोफेशन, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। बैंक सर्विस हो गया आपका, डॉक्टर का सर्विस हो गया आपका, लॉयर का सर्विस हो गया। तो ये जो है एक पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज है, जो एक प्रोफेशन, जिस फील्ड में जो पर्सन जो है वो अपना सर्विस जो है रेंडर करता है अपने कस्टमर्स को, चाहे अपने क्लाइंट को। एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज़ पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विसेज। जैसे अभी मैंने बताया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू जो है एक
कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपने वर्क को परफॉर्म करता है। नहीं तो क्वालिफ़िकेशन, बिजनेस के अंदर जो है कोई भी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। एनी पर्सन्स दे हैव ए कैपिटल, वो इंट्रोड्यूस करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। देयर इज़ नो मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस। बट इन द केस ऑफ द प्रोफेशंस, इसमें जो है क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज़ एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल्स बॉडी इज़ मस्ट। जैसे डॉक्टर है तो जो आपका मेडिकल काउंसिल हो गया, जो डॉक्टर का काउंसिल हो गया, ठीक है, वो काउंसिल जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं, क्वालिफिकेशंस उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है आपको उस फील्ड में जो है एक्सपर्टीज़ पाने के लिए। तो उस फील्ड के अंदर जो है ट्रेनिंग आपको लेना पड़ता है ताकि आप अपने सर्विसेज को जो है रेंडर कर सको। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मीन्स जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है। सपोज़ कर लो कि अगर मैं टीचर हूँ, अगर मैंने जो है कोई कॉलेज चाहे कोई स्कूल ज्वाइन किया है एज ए टीचर, तो मुझको जो है 1 साल या 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड मतलब कि ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं, और जो भी उनका क्राइटेरिया है क्वालिफ़िकेशन का, ठीक है। सपोज़ कर लो पीजी टीचर है, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके लिए जो है एमकॉम मांगता है उसके अंदर। तो जो भी जिस तरह का जॉब है, जिस तरह का, उसके हिसाब से जो है क्वालिफ़िकेशन का डिमांड करता है एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर को जो है मतलब जो नौकरी करने वाला है उसको जो अपने क्वालिफ़िकेशन शो करना पड़ता है। नेक्स्ट दिया हुआ है रिवॉर्ड्स और रिटर्न्स। बिजनेस के अंदर जो रिवार्ड्स मिलता है बिजनेसमैन को वो प्रॉफिट होता है। प्रोफेशन के अंदर जो भी रिवार्ड मिलता है डॉक्टर्स को, डॉक्टर का फ़ीस बोलते हैं उसको, वो उसको फ़ीस के नाम से जानते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयड है किसी कंपनी के अंदर, चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको सैलरी या वेजेस मिलता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। वेजेस मीन्स जो फिजिकल वर्क करता है उसको वेजेस प्रोवाइड किया जाता है, और जो सैलरी जो मेंटल वर्क करता है उसको हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो कितना कैपिटल लगाना है वो डिपेंड करता है आपके कंपनी के साइज़ के ऊपर और कंपनी के नेचर के ऊपर। फॉर एग्जांपल नेचर की बात करें, अगर आपका ट्रेडिंग कंपनी है तो उसके अंदर जो कैपिटल कम लगता है। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो मटेरियल्स को, फिर उसके बाद से मार्केट में सेल कर रहे हो, तो इस तरह के बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। रिटेलिंग क्या होता है? रिटेलिंग के तो फॉर एग्जाम्पल होलसेलर हो गए, रिटेलर्स हो गए, आपके जो दुकानदार है, जो घर के बगल में दुकानदार हैं, दे आर द रिटेलर्स। तो इनमें जो है ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता इस तरह के बिजनेस के अंदर। ये जो डायरेक्टली जो है गुड्स को जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो परचेज़ करते हैं और कस्टमर तक पहुँचाते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वही कैपिटल जो का रिक्वायरमेंट जो है एज़ पर द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। प्रोफेशंस, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो कोई भी प्रोफेशंस ले लीजिए तो उसमें जो है अधिक कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस आपका जो है क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपका, अगर वो फुलफिल करते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं, तो आप जो है जॉब पा जाते हैं। देयर इज़ नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। नहीं दे रिस्क, बिजनेस के अंदर जो है काफ़ी रिस्क होता है, बिकॉज आवर बिजनेस जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे अभी जो है पेंडेमिक चल रहा है, तो इसमें जो आपका बिजनेस में नुकसान होगा, बिजनेस प्रॉपर्ली रन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा जो है रिस्क का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रोफेशन के अंदर फ़ी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क। तो फीस तो बराबर आता रहता है, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा सा रिस्क होता है एज़ कम्पेयर टू द बिजनेस। लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क। नो और लिटिल रिस्क मतलब है कि सपोज़ कर ले कि अगर आप प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप जो है अच्छा आउटकम नहीं दे रहे हो, तो कंपनी जो आपको फायर कर सकती है, तो उस केस में हम लिटिल रिस्क कह सकते हैं। लेकिन जो है जनरली जो है उसमें जो है जॉब फिक्स रहता है, सैलरी फिक्स रहता है, तो यहाँ पर रिस्क जो है नाम मात्र का होता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। मीन्स हम अपने बिजनेस को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कंपनी है, मैं अपने कंपनी को जो है अपने सन को चाहे अपने भाई को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करके मैं अपने बिजनेस को जो है अपने अपने भाई को चाहे अपने बेटे को मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। बट इन द केस ऑफ प्रोफेशंस हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं इंजीनियर हूँ, तो
मैं जो है अपना जॉब जो है अपने बेटे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी वही बात है कि इसमें भी जो है हम अपने नौकरी को जो है किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के अंदर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, लेकिन ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है जो कोड ऑफ कंडक्ट का फॉर्मुलेशन करता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, ताकि इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो स्मूथली रन कर सके। लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाए। बट इन द केस ऑफ प्रोफेशंस यहाँ पर मैंडेटरी है हर एक प्रोफेशनल्स को कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। काउंसिल बार हो गया, लॉयर्स जो हैं, एडवोकेट हैं, वो काउंसिल बार के अंदर जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं उसको फॉलो करना होता है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस जो है छीन लिया जाएगा। इसी तरह से मेडिकल काउंसिल है, तो मेडिकल काउंसिल के अंदर जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है उसको जो है डॉक्टर को फॉलो करना है। अगर डॉक्टर्स फॉलो नहीं करते हैं तो उनका जो है जो सर्टिफिकेट है, जो लाइसेंस है, वो रद्द कर दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी जो है कोड ऑफ कंडक्ट होता है। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। तो जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं, जब भी हम नौकरी करने जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उसको फुलफ़िल करना पड़ता है। तो इसके अंदर भी जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, शॉप हो गया, फैक्ट्री हो गया, कंपनी हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ द बिजनेस। अब इसमें प्रोफेशन के अंदर लीगल हो गया, मेडिकल प्रोफेशंस हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, ये दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन। इन द एम्प्लॉयमेंट, जॉब इन बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। सो स्टूडेंट, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ को बेसिकली जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब देखिए कॉमर्स क्या होता है, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश किया हो कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कॉमर्स। तो ये कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स रिमूव ऑल द हिंड्रेंस विच आर कम इन द पाथ ऑफ द बिजनेस। आई मीन टू से दैट, आपने ट्रेजरी सेक्टर आपने सुना होगा, सर्विस सेक्टर आपने सुना होगा, जो बिज़नेस की एक्टिविटी को जो फैसिलिटेट करता है, उन सभी इंस्टीट्यूशंस को, उस सभी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। सिंपल वर्ड में, कॉमर्स रिमूव ऑल द हिंड्रेंस, जो भी प्रॉब्लम्स आता है बिजनेस के अंदर, उस प्रॉब्लम को दूर करने की जिम्मेदारी कॉमर्स की होती है। एक मैंने बात ये भी कहा कि कॉमर्स फैसिलिटेट द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। और जैसे सब फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, तो इंश्योरेंस सेक्टर क्या करता है, सपोज़ मैं मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरे गोडाउन में बहुत सारे गुड्स रखे हुए हैं सेल करने के लिए, स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं कि फ्यूचर टोटली अनसर्टेन है, फुल ऑफ रिस्क है, कभी भी आग लग सकता है, कुछ भी चोरी हो सकता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर क्या करता है, हमारे गुड्स को जो है सुरक्षा प्रदान करता है, इंश्योर्ड करता है। अगर हम अपने गुड्स को जो इंश्योरेंस कराते हैं, तो बाय द वे आग लग गया, चोरी हो गया, तो हम इंश्योरेंस, अगर मेरा गुड्स इंश्योर्ड है किसी कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से, तो मुझको उसको क्लेम मिल जाएगा। तो ये जो है प्रॉब्लम जो को दूर कर, उससे तो बैंकिंग सेक्टर हो गया। तो बैंकिंग सेक्टर जो है बिजनेसमैन को जो है लोन प्रोवाइड करता है, बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारे बिजनेस को स्मूदन करता है, बिजनेस एक्टिविटी को जो है स्मूदन करता है। उसी तरह से वेयर हाउस हो गया आपका, टेली कम्युनिकेशन हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद से मीडिया हो गया आपका। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो है हमारे बिजनेस एक्टिविटी को स्मूदन करते हैं, तो इसको हम कॉमर्स बोलते हैं। इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री रिफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ द रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, ठीक है। आपने इंडस्ट्री का नाम सुना, इंडस्ट्री मीन्स विद द हेल्प ऑफ द मशीनरी, विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं गुड्स के अंदर, दैट इज़ नोन एज द इंडस्ट्री। और आपने ये भी सुना होगा, सपोज़ करो सिल्क इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, शू इंडस्ट्री है। इसका मतलब यह हुआ कि इस इंडिया के अंदर जितने भी शू मेकर्स हैं, जितने भी शू के अंदर जो बिजनेस कर रहे हैं, कलेक्टिवली दे इज़ नोन एज द
शू इंडस्ट्री। उसी तरह से सिल्क इंडस्ट्री, इस इंडिया के अंदर जितने भी सिल्क मैन्युफैक्चरिंग है दे आर कलेक्टिवली नोन एज द सिल्क इंडस्ट्री, हम ये भी कह सकते हैं। तो वही बता रहा है इसके अंदर, इंडस्ट्री रिफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड कनेक्टेड विथ conversion of resources into useful goods. Generally, the term industry is used for activities in which mechanical appliances and technical skills are involved. जैसे मैं बताया आपको कि इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, मैकेनिकल मीन्स मशीनरी के हेल्प से और टेक्निकल स्किल के हेल्प से जो है हम अपने रिसोर्सेज को जो है यूज़फुल गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दिस इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ द वेरियस स्टेजेस, विद द हेल्प ऑफ द वेरियस प्रोसेसेस, द नेचुरल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल गुड्स एंड नॉट ओनली टू कन्वर्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू द यूजफुल गुड्स। इसमें जो है हम जो है ब्रीडिंग भी, मतलब कि नए नए किस्म के जो है बीज बनाना, ठीक है, रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ये भी जो है हमारा इंडस्ट्री के अंदर आता है, जिसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। जैसे मैं एग्जांपल दे सिल्क इंडस्ट्री, तो इंडिया में जितने भी सिल्क मैन्युफैक्चरिंग है उसको कलेक्टिवली दे आर नोन एज द सिल्क इंडस्ट्री। ठीक है, जनरल वर्ड में हम इसको इंडस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिफर टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड इंक्लूड ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग, तो जो फर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, जितने भी इंडिया में जितने फर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, उस ऑल फॉर्म्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री बोलेंगे हम। ठीक है, फर्दर इन कॉमन पैरेलेंस सर्टेन सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर ऑल्सो रिफर टू एन इंडस्ट्री, और बैंकिंग सर्विसेज को, इंश्योरेंस सर्विसेज को भी हम उसको इंडस्ट्री बोलेंगे। सेज बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री एट्सेट्रा। इंडस्ट्रीज में भी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, इतना इंडस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इंडस्ट्री। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।